देखिए, जहाँ तक बजट का ताल्लुक है, हमारी जो तजावीज़ जितनी भी हैं, उनका जो महवर है वो दो चीज़ें हैं। नंबर एक, एक्सपोर्ट्स कैसे बढ़ें, क्योंकि मैं समझता हूँ कि एक्सपोर्ट्स ही पाकिस्तान की सॉवरेंटी की ज़मानत है। एक्सपोर्ट्स होंगी तो मुल्क माली तौर पर खुद मुख्तार होगा। फॉरेन एक्सचेंज के लिए हमें मुख्तलिफ इदारों के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। एक्सपोर्ट्स होंगी तो इंडस्ट्री फ्लरिश करेगी, जॉब्स क्रिएट्स होंगी, और फिर उसके बाद उसी बिज़नेस से हमें टैक्स मिलेगा। तो एक्सपोर्ट्स हमारी, मैं कहता हूँ, सॉवरेंटी की ज़मानत है। और जो दूसरी चीज़ जो हमारा फोकस रहा वो FBR का जो रेवेन्यू है, कि पिछले साल भी जो, यानी कि मौजूदा माली साल जो ख़त्म होने वाला है, उसमें भी जो रेवेन्यू टारगेट था वो पूरा नहीं हुआ, और फिर लेवी लगाई गई और गरीबों पे उसका बोझ पड़ा, आम मतवसत तबके पे उसका बोझ पड़ा। तो हमारी ये कोशिश है कि जो इस दफ़ा FBR का टारगेट रखा जा रहा है, हालांकि वो ज़्यादा रखा जा रहा है, उसको भी पूरा किया जाए। हम मिल के, हुकूमत और हम मिल के उस टारगेट को मीट करें, ताकि हमें मुख्तलिफ ज़राए से आम मतवसत तबके पे या गरीब आदमी पे किसी भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से उस पर बोझ ना डालना पड़े। तो ये दो ही चीज़ों में हमारा फोकस था। देखिए, जहाँ तक फाइनल टैक्स रजीम की बहाली का ताल्लुक है, इसमें देखिए, जो इम्पोर्टर्स पे फाइनल टैक्स रजीम थी वो 2019 या गालिबन 2020 तक थी, वो उसमें ख़त्म कर दिया गया, और 2024 में एक्सपोर्टर्स पे ख़त्म कर दिया गया। अच्छा, अब इनको अलग अलग देखते हैं। एक्सपोर्टर्स पे पिछले साल ख़त्म किया गया, 1% उनसे आप एक्सपोर्ट पे टैक्स ले लेते थे और वो उनका फुल एंड फाइनल सेटलमेंट समझी जाती। उसको ख़त्म करने के बाद मेरा सवाल ये है कि कितने पैसे आपने नोटिस दे के वसूल लिए, सिवाय इसके कि आप नोटिस दें और उससे एक मेंटल टॉर्चर और एक परेशानी आती है, उसके अलावा कुछ भी नहीं होता। एक्सपोर्टर की एक एक चीज़, एक एक पाई का हिसाब गवर्नमेंट के पास होता है, तो कोई जवाज़ नहीं है। अभी वज़ीर आज़म साहब से भी जब मुलाकात हुई तो मैंने उनसे कहा कि एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर दोनों को इस फाइनल टैक्स रजीम में डाला जाए। एक्सपोर्टर को तो इसलिए कि उसका तो एक एक हिसाब आपके पास है, और 1% या किसी साहब ने कहा कि उसको थोड़ा बहुत एडजस्ट करके आप उसको फाइनल टैक्स रजीम में ले आए, ठीक है। अच्छा, इम्पोर्टर से आप 1% या 2% नहीं ले रहे, उससे आप 5% ले रहे हैं। तो ज़रा बताइए कि अगर कोई 1 करोड़ का माल मंगाता है, उस पर वो कितना कमा लेगा। वज़ीर आज़म साहब से भी मैंने कहा कि वज़ीर आज़म साहब 1 करोड़ के माल पे कितना कमा लेंगे, 10 लाख 15 लाख रुपए। तो 5 लाख तो आपने उस पर 10-15 लाख की इनकम पे उस पर इनकम टैक्स ले लिया, तो 40-50% बनता है। तो और मजीद नोटिस भेज के उससे क्या लेना है। तो सिवाय इसके कि इससे करप्शन का रास्ता खुलता है, इससे एक बेचैनी फैलती है, एक मेंटल टॉर्चर आता है। तो ये नोटिस ये ईज ऑफ डूइंग करें। ये 5% आप इनकम टैक्स ले रहे हैं इम्पोर्टर से, 1% या 1.5% जो भी एक्सपोर्टर से ले, और उसको फाइनल टैक्स रजीम में डालें, तो ताकि एक तरफ से सुकून और पुरसुकून हो के इंसान कारोबार करे। इससे बिजनेस बढ़ेगा और आपके टैक्सेस में, रेवेन्यू में इजाफा होगा। देखिए, जहाँ तक ये ताल्लुक था कि हुकूमत अपना जो बजट का टारगेट है, जो रेवेन्यू का टारगेट है, वो कैसे पूरा करे, उसके तो एक दो रास्ते ना। एक तो आप अपनी आमदन बढ़ाएं, दूसरा रास्ता जो मैंने वज़ीर आज़म साहब की खिदमत में पेश किया वो ये था कि जो चोरी हो रही है उसको रोकें। अब चोरी दो जगह हो रही है बड़ी पाकिस्तान में। एक हो रही है जो आपने गैर ज़रूरी बरात दी फाटा पाटा के बिल में। अब देखिए, ये बरात जो थी ये हमारे फाटा के भाइयों के लिए थी, जो इनका हक बनता है। उन्होंने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में बहुत कुर्बानी दी है, वो माशी तौर पर भी तबाह हुए और उनके जानी नुकसान भी बहुत हुआ, हर घर में जनाजा उठा है। तो ये हमारे फाटा के भाइयों का हक है जो उनको दिया गया, लेकिन उसका मैसिव मिसयूज़ हुआ। अरबों रुपए का इसमें मिसयूज़ हुआ है कि माल फाटा की ज़रूरत के लिए मंगाया जाए और बेचा जाए लाहौर में, कराची में और रावलपिंडी और हैदराबाद और मुल्तान में। तो मैंने वज़ीर आज़म साहब से कहा कि ये सैकड़ों अरब रुपए इस कानून की वजह से ज़ाया हो रहे हैं। इस फाटा के कानून को इस बजट में ख़त्म करें, सैकड़ों अरब रुपए आपके बच जाएंगे।
और दूसरी जो बड़ी चोरी इस वक्त इस मुल्क में हो रही है, वो जो रॉ मटेरियल की इंपोर्ट है उसमें कमर्शियल और इंडस्ट्री का फ़र्क है। अब होता क्या है कि मेरी इंडस्ट्री है, मेरी 100 टन की डिमांड है साल की, मैंने क्योंकि मेरा रेट कम है, मुझे रियायत मिल रही है कस्टम में, तो मैंने 1000 टन मंगा लिया और बाकी का 900 टन बाजार में बेच दिया। और कमर्शियल बेचारा बेच नहीं सका क्योंकि उसकी कॉस्ट मुझसे महंगी है। तो गवर्नमेंट की जो ये सहूलत इंडस्ट्री के लिए थी उसका मिसयूज हो रहा है। तो वज़ीर आज़म साहब ने उसका जो मुझसे क्रॉस क्वेश्चन किया, उन्होंने कहा कि इंडस्ट्री वाले फिर आ जाएंगे, अगर हम बढ़ा देंगे तो वो कहेंगे जी आपने हमारी कॉस्ट बढ़ा दी। तो मैंने उनकी खिदमत में अर्ज़ किया वज़ीर आज़म साहब की कि जनाब आप ऐसा करिए कि थोड़ा सा इंडस्ट्री को बढ़ा दें और थोड़ा आप कमर्शियल को कम कर दें। उनका जो गैप है, जो इतना बड़ा गैप है, उसको मिनिमाइज कर दें, छोटा कर दें। तो क्योंकि चोरी की भी एक कॉस्ट होती है ना, अब चोरी मुफ्त में तो नहीं होती। तो वो जब गैप ही इतना थोड़ा रह जाएगा तो हर इंसान सोचेगा यार इस थोड़े से मुनाफे के लिए या थोड़ी सी चोरी के लिए मैं क्यों, क्या कहते हैं, कोयले की दलाली में हाथ काले करूं। ये मैंने उनको तजवीज़ दी थी। ये बड़ी चोरी है, इससे सैकड़ों अरब रुपए पाकिस्तान के खजाने में आ जाएंगे। ये जहाँ तक ताल्लुक है ऑटो पार्ट्स और मोटरसाइकिल स्पेयर पार्ट्स की टैरिफ का, तो वो भी हमने तजवीज़ दी है कि अब आप देखिए कि 35% कस्टम ड्यूटी ले रहे हैं, 11% एडिशनल ड्यूटी ले रहे हैं, फिर सेल टैक्स, इनकम टैक्स 5%, वो सब मिला के ये जो टोटल आता है 90% आता है। तो मैंने यही अपनी बजट तजावीज़ में कहा है कि जिस चीज़ पे आप 90% ले रहे हो ड्यूटी, तो फिर वो स्मगल तो होगी ना, आप खुद अट्रैक्ट कर रहे हैं स्मगलिंग को, तो इसको कम करें, ड्यूटी कम करें। उससे फ़ायदा ये होगा कि प्रॉपर चैनल में आएंगे। अच्छा, स्मगलिंग का खाली एक नुकसान ये नहीं है कि कस्टम की चोरी हो गई, फिर वो जब सामान आता है ना, वो पूरा का पूरा जो चेन है वो इलीगल चैनल में बिकता है। जब मैं इंपोर्ट करूंगा, लीगल इंपोर्ट करूंगा, तो फिर मैं बेचूंगा, जाहिर बात है किसी लीगल जराए से बेचूंगा ना, क्योंकि मुझे अपनी सेल भी तो शो करनी पड़ेगी ना, मैंने माल किसको बेचा है। तो वो पूरी की पूरी चेन है ये, तो खाली एक जगह पे नुकसान नहीं होता, इसका पूरा आपका सिस्टम दागदार हो जाता है। तो इस ड्यूटी को कम किया जाए, एडिशनल ड्यूटी ख़त्म की जाए, कस्टम ड्यूटी जो 35 है उसको 20 पे लाया जाए, ताकि आपका जो आप कहते हैं मैं इकॉनमी को और हम इसको रजिस्टर करना चाहते हैं, तो कैसे होगी जब आप खुद इलीगल तरीके से सामान आएगा, वो तो रजिस्टर्ड इकॉनमी में तो बिकेगा नहीं, वो तो कैश इकॉनमी में इधर उधर बिकेगा। तो ये जब तक टैरिफ नीचे नहीं आएगा ये इकॉनमी सही नहीं होगी। तो यही हमारी तजवीज़ थी। दूसरी ई बिल्टी और ई इनवॉइस की बात होती है। देखें, ई इनवॉइस बहुत अच्छी चीज़ है, मैंने कभी ये नहीं कहा कि ये बहुत बुरा काम है, बहुत गलत है। मैंने सिर्फ ये कहा है कि ये इस वक्त ना गवर्नमेंट का इदारा और ना हम लोग इस काबिल हैं कि इस पे अमल कर सकें। ये चीज़ अच्छी है, जैसे कि मैंने वज़ीर ख़जाना साहब की खिदमत में भी अर्ज़ किया था कि आप 5वीं जमात के बच्चे को कहते हैं कि एमए फ़िज़िक्स का पेपर दे दें, तो एमए फ़िज़िक्स करना कोई बुरी चीज़ तो नहीं है, अच्छी चीज़ है, लेकिन वो बच्चा कर नहीं सकता, उसको आप मारेंगे भी तब भी वो नहीं दे सकेगा। तो मेरी गुजारिश ये है कि इस अब गवर्नमेंट का भी सिस्टम इस वक्त नहीं है, क्या कोई मिस्टेक हो जाए, ह्यूमन एरर हो जाए, क्या 24 घंटे में वो ठीक कर सकते? नहीं कर सकते। और खाली कराची लाहौर थोड़ी है, चमन में भी ई इनवॉइस बनेगी ना, गवादर में भी बनेगी ना, कश्मीर में भी तो बनेगी। कई जगह तो इंटरनेट की सहूलत भी सही पूरी नहीं है, ये किस तरीके से होगा? तो लिहाजा इसको इस वक्त मौखर किया जाए। चीज़ अच्छी है, इस पर कोई दो राय नहीं है, लेकिन इस वक्त हम इस काबिल नहीं है। हाँ, बड़े मल्टीनेशनल्स पे, बड़े कंपनीज पे, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज पे, उन पे आप लागू करें पहले फेज में, वहाँ से शुरू हो ये काम, आहिस्ता आहिस्ता करके हो जाएगा ये। देखिए, जहाँ तक ताल्लुक है एफबीआर के जो इख्तियारात हैं, सवाबदीदी इख्तियारात और बैंक अकाउंट फ्रीज करना, तो देखें पहले बैंक अकाउंट फ्रीज करना तो मेरी हरासमेंट है। ऐसे किसी दुनिया में नहीं होता कि जिसका दिल करे जाके ठग करके बैंक अकाउंट फ्रीज कर दे या उसमें से पैसे निकाल ले, उसका एक पूरा प्रोसीजर होता है। इस तरह तो दुनिया के अक्सर ममालिक में तो इख्तियार ही नहीं है कि बैंक के बारे में मालूमात कर सकें आप। ये तो जब तक केस पूरा तैयार होकर उसको फाइनल कन्विंस नहीं हो जाता डिपार्टमेंट कि हाँ जी ये इधर है,
तब तक तो वो बैंक को मालूमात भी नहीं ले सकते। यहाँ तो बैंक से पैसे भी निकल जाते हैं, फ्रीज भी हो जाता है। तो ये बिल्कुल हरासमेंट है। ये इख्तियारात वापस होने चाहिए, सवाबदेही इख्तियारात। मैं समझता हूँ कि इसका इतना फ़ायदा नहीं हुआ, इतने वसूली नहीं हुई जितना इसका नुकसान हुआ है। इससे हरासमेंट बढ़ी है, करप्शन बढ़ी है और कोई फ़ायदा नहीं हुआ इसका। इन इख्तियारात को महदूद होना चाहिए। देखिए, जहाँ तक सैलरीड क्लास पे इनकम टैक्स का ताल्लुक है, ये डायरेक्टली चैम्बर्स से रिलेट नहीं करता कि हम तो बिज़नेस की बात कर रहे होते हैं और ये तनख्वाहदार, लेकिन कहीं ना कहीं डायरेक्टली ये भी असरअंदाज होता है। तो हमने यही दरख्वास्त की है गवर्नमेंट से कि जो सैलरीड क्लास पे इनकम टैक्स है ये बहुत ज़्यादा है, ये नाजायज़ है और बहुत बड़ा बर्डन है उनके ऊपर, इसको कम किया जाए। और इसका भी आपको नुकसान नहीं होगा, इसका भी फ़ायदा ही होगा। देखें, एक तनख्वाहदार आदमी से अगर आपने 20,000 रुपये इनकम टैक्स काटा है और अब आप कम करके उसको 15,000 कर देते, तो वो 5,000 कहाँ जाएगा? वो 5,000 उसकी जेब में नहीं जाएगा। वो 5,000 की कोई ना कोई ख़रीदारी कर लेगा, कोई जाके शॉपिंग हो जाएगी, कुछ किसी रेस्टोरेंट में चला जाएगा, तो वो पैसा भी इकॉनमी में ही आएगा। तो वो गवर्नमेंट का कहीं ना कहीं से उस पर भी टैक्स मिल जाएगा। तो ये गवर्नमेंट का नुकसान नहीं होगा। मेरी दरख्वास्त यही रही है, अभी भी कर रहा हूँ, तनख्वाहदार टैक्स, इनकम टैक्स बहुत ज़्यादा है, उसको कम किया जाए।